बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटे छोटा सा एक से लग रहा है इतनी देर में खुद खामोशी और इतनी देर पूरी क्लास खामोश
विशाल वीडियो में मीटिंग है। Yes, sir. ये ये टैक्सी से नहीं ना। Rental come and cost of security guards. And का उदाहरण है। but ठीक है। जी बेटे ये है तो कॉमन है हर टाइप ऑफ बिजनेस के, और ये वाले हैं जो टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से हैं। एक जी बिल्कुल पर्सनल इन्फ्लुएंस रश। अच्छा बेटे सारे तरफ सुनो, एक और ऐड करके एक लाइन विशाल ये एक ऐड कर दो बेटे। Okay, sir.
ये नोट कर ले, डिस्कस कर लेते हैं पहले। आई गेस ये बस इतना ही है चलते हैं। ठीक है, उसमें पॉइंट लिखना हमारे पास। Influx, rush. Also, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन। अच्छा बेटे, इसका अगर P1 में सवाल आए तो डी पार्ट आ सकता है मोर लाइकली, या ई पार्ट। डी पार्ट में आएगा तो वो कहेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स। ई पार्ट में पता, तो डी पार्ट में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, और उसमें वो आप इनमें से किसी का नाम लिखे और उसको समझा दें डेटा के रेफरेंस। ई पार्ट में ये होगा कि वो आपसे ये पूछ लेगा किसी एक फैक्टर का नाम देके, तो डू यू थिंक कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, या डू यू थिंक roads are the most important factor to be considered by company XYZ before choosing location of their business and so on. तो आपने उसमें जारी बात है, पहले इस फैक्टर के नाम से उसने ई पार्ट में सवाल पूछा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, उसका सिग्निफिकेंस बताएंगे, उसके बाद बाकी फैक्टर्स का जिक्र करेंगे। लेकिन ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा है इतना ही, जितना आपको बोर्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है। उसके बाद आप पढ़ ले इसको, एक दफा रीडिंग कर ले, लेकिन कॉन्सेप्चुअली डेप्थ इसकी मेरे हिसाब से बस इतनी है, और ये मैं सालों से इस तरह ही करा रहा हूं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन में सबसे पहले आपके इस चैप्टर में उसने मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस का कहा है, रिटेलिंग का, सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, या दूसरे मुल्क पे फैक्ट्री लगाने का। लेकिन कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहले और सबसे अहम जो चीज आप देखते हैं वो देखते हैं कि इसकी लागत कितनी है, कॉस्ट और रेंट। कॉस्ट अगर आप खरीद रहे हैं और रेंट अगर आप किराए पे ले रहे हैं, तो दोनों सूत्रों में जितना कम हो उतना अच्छा है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम टारगेटेड मार्केट। लोअर डिस्टेंस रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर एक और बात है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी उन्हें कुछ लोग जैसे जो सही बच्चे हैं वो फौरन कह सकते हैं सर आप ओल्ड स्कूल है। आजकल तो ई कॉमर्स होती है, गुड्स डिलीवर हो जाती है कस्टमर से और सप्लायर्स भी डिलीवर कर सकते हैं, तो व्हाई शुड बी केयर। असूल ये है कि आप सप्लायर के पास गए या सप्लायर आपके पास आए, दोनों सूरतों में जिसने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर की होगी वो उसकी कंपनसेशन रिक्वायर करेगी। हाँ, यही बात कह रहा हूँ कि अगर आपने डिस्पैच करवाई है गुड्स तो आप उस सूरत में देखो, आप दूर भिजवाते हैं टीसीएस के जरिए तो वो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, करीब भिजवाते हैं तो थोड़े पैसे चार्ज करते हैं। तो विद इन द सिटी फ्लैट होता है, तो उसके बाद आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये वाली बात सिग्निफिकेंट रहेगी। आपके सप्लायर्स को दूर से आना होगा तो उन्होंने किराया जेब से नहीं देना, जो आपको वो बेचेंगे चीज उसकी लागत में वो कॉस्ट ऐड कर देंगे। इसी तरह से आपके कस्टमर आपके पास आए या आप उनको घर भिजवाओ चीज, दोनों सूरतों में किसी ना किसी ने वो कॉस्ट बियर करनी है और दूसरे ने पे करनी है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। आप लोग कहो कि सर आप आजकल के दौर में सब जगह सड़कें बिजली होती है, आप किस दौर की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि आप लोग और मैं, हम लोग शहरों में और हमारा एक्सपोजर बुनियादी तौर पे रिटेलिंग से है। हम लोग कभी अपने इर्द गिर्द मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखते, लाहौर में वो अलाउड ही नहीं होती एक्सेप्ट फॉर वेरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फर्नीचर फैक्ट्री है या ज्वेलरी फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री नहीं होती इतना छोटे से कमरे में वो चीजें बन रही होती, तो एक कमरे की या दो कमरे की मैन्युफैक्चरिंग लाहौर में शायद हो जाती है। लेकिन जब भी जरा सा बड़ा प्लांट होता है यू हैव टू गो आउट ऑफ द सिटी, और उससे भी कहीं बड़ा आपको चाहिए होता है, जैसे शुगर मिल है, सीमेंट की फैक्ट्री है, जिनमें एक एक वक्त में कई ट्रक पार्क हो रहे होते हैं, इतने इतने बड़े यूनिट्स होते हैं। तो उनके केस में फिर इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना लाजमी नहीं है। इसके अलावा एक और फैक्टर हमला ये होता है कि जो मेन रोड से करीब जगह होती है उनका किराया या कॉस्ट ज्यादा होती है, और जो मेन रोड से दूर होती है उनका किराया और कॉस्ट कम होती है। तो बिजनेसेस के पास एक ऑप्शन ये होता है कि वो मेन रोड से पीछे चले जाएं और अपनी लिए छोटी सी कनेक्टिंग रोड खुद ही बनवा लें। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बिजली का मसला ये नहीं कि रियल इशू है। लाहौर में रोड शेडिंग अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे की हो रही है, तो छोटे शहर इलाके होंगे जहाँ पे ये फैक्ट्री लगने की बात है 12-12 घंटे की रोड शेडिंग हो रही हो, तो इट विल बी अ ह्यूज कंसिडरेशन।
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आज मैं इसको कहता हूँ अहमद मंसूर को कि बेटे आप अरबपति माँ बाप के अकलौते बेटे हो, तो आपको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको फ्री जो है ना बलूचिस्तान में आपको फैक्ट्री खोल देता हूँ। तो ये अगला जब ये पहुंचेगा तो पहली शर्त ये भी मुश्किल है कि ये पहुंच पाए, और उसके बाद अगले दिन फोन आ जाएगा कि हमारे पास है, इसके लिए आप क्या देना चाहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इवन पाकिस्तान में आप देखें तो मैं आपको बताऊं, आप जस्ट फॉर फन चैट, नॉट फन चैट बट ऑफ द टॉपिक चैट, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा एरिया है तो इवन आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही मेरे ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये जो बेटे क्या क्या हो रहा है बेटे, बेटे हमजा को आपसे दोस्ती करना चाहता है मेरे ख्याल में, उसको ऐसे 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 करके करो। क्या ये भी पूछते हैं दोस्ती का, ये वाला की बात कर रहा है। अच्छा, तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट फॉर गवादर या की साइट्स है जैसे जहाँ माइनिंग के की रिसोर्सेज है, आई थिंक बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया तो लिटरली आपको मुफ्त मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप वहां पर काम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सेम गोज विद इंटीरियर, सेम गोज विद सो इंटीरियर पख्तूनख्वा जो ट्राइबल एरिया वो ऑफिशियली पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया, वहां पर बहुत बड़े इशू है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से हमारे लिए इशू होते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, बेटे कई काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाथ का हुनर है। अब टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में पिछले कुछ साल से चेंज हुई है। उससे पहले फुटबॉल, पाकिस्तान के जो फुटबॉल थे वो दुनिया भर में मशहूर थे और हैं। हाँ, लेकिन अब शायद मशीन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि पहले वो हाथ के होते थे और इसीलिए वो बच्चों से सिलवाते थे, मैंने तो सुना है क्योंकि अच्छा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स तो इसी तरह से हाथ के बने हुए कारपेट्स हैं, गुजरात का फर्नीचर है, बेटे ये चीजें मशीनों से नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स दे यूज इक्विपमेंट बट इट हैज टू बी द स्किल। तो हैंडमेड कारपेट्स, प्योर वुड फर्नीचर, फुटबॉल, ये सारी चीजें होना जरूरी है। टैक्सेस इन एरिया, आपको कहीं आप कह सकते हो कि सर इनाम टैक्सेस तो मुल्क पे गवर्नमेंट देती है, एज पर माइंड अब बल्कि पाकिस्तान में भी शुरू हो गया, प्रोविंस बाय प्रोविंस टैक्सेस का रेट फर्क है। और ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है पंजाब और सिंध के टैक्स रेट्स फर्क है। और इसके अलावा अमेरिका में चले जाओगे तो वहाँ काउंटी बाय सॉरी, अमेरिका में चले जाओगे तो वहाँ भी स्टेट बाय स्टेट टैक्स लॉज फर्क है। तो इस वजह से जब आप लोकेशन चूज कर रहे होते हैं तो आपको ये फैक्टर भी देखना पड़ता है। और लोकेशन ऑफ कंपेटिटर्स, बेटे अगर आप फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल लगाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि मंडी वहां है, मार्केट वहां है, हब वहां है। और अगर आप मुल्तान में या इधर लोग कहीं लगाते हैं टेक्सटाइल तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको हर चीज अलग से मंगवाना पड़ेगी। जहां आपके कंपेटिटर्स होते हैं वहां पे सप्लाईज, लेबर, सारा कुछ आसानी से मिल जाता है और कस्टमर भी वहां ज्यादा आते हैं, लेकिन कंपटीशन भी उन्हीं जगहों पे ज्यादा होता है। फैक्टर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर रिटेलिंग, दुकानदारी या परचून के काम के लिए कौन से फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे आपने कोई भी दुकानदारी करनी हो, आपके कस्टमर आते हैं तो उनकी व्हीकल्स की पार्किंग जरूरी है। मैं हफीज सेंटर जाना अवॉइड करता हूँ, बहुत जरूरी काम होते हैं और बाटा रोड के करीब से कंप्यूटर का काम कर रहा हूँ तो महंगा होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिलेक्टेंस होती है। अदर देन आपका पेट्रोल कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट है, पार्किंग नहीं मिलती है हफीज सेंटर के पास, और आप कहीं जाके खड़ी करते हैं चैनल में या कहीं तो उसके बाद हाई कस्टमर इंडेक्स, अगर आप रश होगा तो आपकी चीज बिकने के चांसेस है। एक्सेस फॉर डिलीवरी ट्रक्स, बेटे होता क्या है कि जब आप परचून का काम करते हैं तो फ्रीक्वेंटली आपका सामान आ रहा हो, स्टॉक आ रहा हो, अगर वो स्टॉक ट्रक्स दूर खड़े होंगे तो आपको एक्स्ट्रा लेबर हायर करनी पड़ेगी वो सारा कवर करने के लिए। जैसे अपनी सेंटर में जिन लोगों का माल सेकंड फ्लोर पे जाना होता है तो दे हैव टू कैरी ऑल द वेट, और उसके बाद वो लेकर जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। और नेचर ऑफ शॉप्स अराउंड, बेटे अगर इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स हैं, अगर इर्द गिर्द
रेस्टोरेंट्स है, तो चांसेस आर क्या एमएम आलम रोड पे पान की दुकान बहुत चलेगी। खाने के बाद लोग खाते हैं ना, ट्रेन को मीठे के लिए किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटे, स्मोकिंग करनी, कोई कोई जो आप इलेक्ट्रिकल वाला जो उसकी बात है, वेट वेट, अच्छा, और है भी आई थिंक उस एरिया में वहाँ पे, हाँ ओके। अच्छा जी, फैक्टर्स स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसपे एडिशनल फैक्टर क्या आते हैं? रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, हमने अभी फर्नीचर की बात की, हम लोगों ने अभी और चीजों की बात की, तो उनके इनपुट्स आपको रिक्वायर्ड होती है, टिम्बर उस एरिया में गुजरात के करीब से मिलेगी तो बना सकेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंटली लार्ज लोकेशन, मैंने आपको अभी बताया कि लाहौर के अंदर हम लोग छोटा मोटा बिजनेस कोई देख लेते हैं, एक कमरे दो कमरे में कोई कारखाना लगा हुआ हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्लांट लगाना है कुछ है, तो उसके लिए आपको जगह बड़ी चाहिए। और लाहौर जैसे इलाके शहर में इस वक्त अब मामला ये हुआ है मेरे ख्याल में 15 से 22 लाख रुपए मरला की के हिसाब की जगह का रेट रेजिडेंशियल चल रहा है। तो अगर आप कहीं पे भी जरा सस्ती जगह भी लेते हैं 15 लाख रुपए मरला के हिसाब से, तो आपको अब लाहौर में पता तकरीबन कॉमन रेट जो है ना वो आप कपल ऑफ करोड़ में 5 करोड़ 7 करोड़ एक केनाल की जगह। तो अगर आपको दो चार केनाल चाहिए, दैट इज लाइक सीरियस अमाउंट फॉर ओपनिंग अ फैक्ट्री, तो यू वोंट फील लाइक मैं यहाँ पे करूँ, आप कहोगे कितने पैसे खर्चने से बेहतर है कि मैं तो कसूर में फैक्ट्री लगा दूं और किराया भर दिया करूँ या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया करूँ। और गवर्नमेंट रूल्स एंड प्लानिंग कंट्रोल्स बेटे, गवर्नमेंट जो है वो अब आपको लाहौर के अंदर कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं लगाने देगी, आपको स्टील मिल नहीं लगाने देगी, भले आपके पास जगह मौजूद हो, लूम नहीं लगाने देगी जिसमें फाइबर होता है कॉटन का, सांस के जरिए अंदर जा सकता है। कोई ऐसा काम नहीं करने देगी जिसमें फ्यूम्स जनरेट होती हो, जिसमें स्मोक जनरेट होता हो। अच्छा, फैक्टर्स फॉर रीलोकेशन टू अदर कंट्री, अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में जाना हो तो इन सारी बातों के अलावा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं कि वहां पर जाकर आपको जमीन खरीदने में और जमीन के इस्तेमाल में गवर्नमेंट को आपको माली फायदे पहुंचा रही है कि नहीं। इसमें और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि एमएनसी के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन ये इसका यूनिक फैक्टर है। आपके बुक में एक और दिया हुआ है टाइप ऑफ बिजनेस, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ अ सर्विसेज बिजनेस, देखिए जल्दी से। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ अ सर्विसेज बिजनेस, सर्विसेज कैसी हो, मैं कुछ हूँ, प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, जैसे मैं जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ अ सर्विसेज बिजनेस, उसमें आप लिखिए, हाँ लिख लो, वैसे कोई यूनिक पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो मैं लिख पा रहा हूँ। अलग लिखिए, इसका पहले लिखिए, इफ लेबर हैज टू बी सेंट टू कस्टमर्स लोकेशन then distance should be less, and consideration would still be same if customers visit. The consideration would be same if customers have to visit. जैसे वर्कशॉप होती है कि लोग अपनी गाड़ी उनके पास लेकर जाते हैं, यार ये आवाज कर रही है उधर देखो क्या है, would be same if customers have to visit. दूसरा लिखिए, इन केस सर्विसेज, अगला पॉइंट है एक लाइन छोड़ के लिखने, इन केस services can be provided, in case services can be provided through technology like phone or video conferencing, etc. Like phone or video conferencing, etc. Like phone or video conferencing, etc. Then business might locate
at a distance from customers. Business might locate at a distance from customers. At a distance from customers. अहमद मंजूर, स्कूल में चाय मिलती है, स्कूल से अकेडमी आते हुए रास्ते में कहीं चाय मिलती है, कितने बजे पहुंचते हो यहाँ पे? 2:40। तो अगर तो ड्राइवर होता है पीछे जीवन से चाय पीकर आ जाए करो, आपकी आंखें या रेड बुल इधर से पी लिया करो, लेकिन वो 310 रुपए का बजट नहीं है। 310 तो चाय पी लिया करो पीछे से। ये पीछे जीवन में इतनी जगह है, वो सारा जीवन को वापस मुझ जाऊंगे। हाँ, यहाँ से चाय पी लो, पैदल चले जाएगा वो पियोगे, उसके बाद कपास दानेदार चाय। स्कूल में कौन सी जगह बोलते हो, मुझे भी बताओ। हाँ, सिटी स्कूल गया। हाँ, उसके साथ थोड़ी कलर आप कह रहे हैं राइट पे जहाँ फार्मेसिस्ट वगैरह भी है। हेलो वाली रेडियो में नहीं प्रोग्राम टर्न करके आते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस मेरे में उधर उसी साइड से आता हूँ ना, मैं एक्सपो सेंटर की तरफ से आके यू टर्न लेकर इधर आता हूँ ना, तो आप मेरी वो वाली साइड पे। ठीक है जी। अब बेटे ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर फिनिश हो गया। जल्दी से अब आखिरी चैप्टर की डिस्कस कर लेते हैं, क्वालिटी है। 4 मिनट है। एयर क्वालिटी डेफिनेशन लिख लो सर, रिलैक्स कर। ओह माय गॉड, क्वालिटी का लिखिए जल्दी से। चैप्टर बेटे नंबर बताओ, क्वालिटी का नाम से पढ़े लिखे देख लिया करो भाई। 2020। अच्छा देखिए जी, quality refers to ability of a product. Quality refers to ability of a product to meet customers' expectations. Quality refers to ability of a product to meet customers' expectations. अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आप सबको समझा देना चाहता हूँ। मैं हमजा से पूछता हूँ यार, एमजी ज्यादा अच्छी है या सुजुकी वैगन आर सफेद रंग की ज्यादा अच्छी है? तो ये कहता है कि सर कोई मैच ही नहीं है, एमजी हम लोगों ने ब्लैक कलर की ली है, तो वैसी गाड़ी है, बहुत जबरदस्त है। इसके इस आर्गुमेंट पे इशाल क्या गलत है, या इस पूरे कॉन्वर्सेशन में क्या गलत है इशाल, जब हम एमजी को या टोयोटा करोला को या होंडा सिविक को सुजुकी वैगन आर से मिला रहे हैं? इशारा, आर यू देयर? हाँ जी। Yes, sir. Sir, they're not of the same level. Like if we are comparing hatchbacks, then we're comparing hatchbacks or sedans. Like Not bad, Ishal, but when you use the word level, shouldn't you be referring to the costs involved for getting each of them? yes, sir. बेटे अगर आपने सुजुकी वैगन आर ली है, लेट सपोज 25 लाख की, और आपने एमजी ली है 80 लाख की, तो आप कैसे मुमकिन है कि 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव कार के फीचर्स को 3 टाइम्स चीपर कार के साथ कंपेयर करें? ये बात मैं इस वक्त क्वालिटी की डेफिनेशन लिखवाने के बाद क्यों समझा रहा हूँ कि क्वालिटी को हाई या लो कहने से पहले हमें देखना पड़ता है कि हमने उसके लिए पैसे कितने दिए। अगर आप डेफिनेशन देखिए तो मैं लिखा है एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जिसके लिए मैंने 25 लाख दिए, लॉजिकली माय एक्सपेक्टेशन शुड बी लोअर, और जिसके लिए मैंने 80 लाख दिए, लॉजिकली माय एक्सपेक्टेशन शुड बी हायर। तो एमजी असेस करते वक्त हम ये देखेंगे क्या वो 80 लाख जस्टिफाई करती है,
और वैगनआर को असेस करते वक्त देखेंगे कि आपको 25 लाख जस्टिफाई करती है। तो अगर एमजी आपको लगे कि यार ये 80 लाख वाली गाड़ी नहीं है, तो वो लो क्वालिटी कार कहलाएगी। और अगर आपको लगे यार वैगनआर है 25 लाख की लेकिन कमाल दौड़ती है, ये फ्यूल इकोनॉमी, एसी बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे हाँ यार ये इट कम्स अप टू माय एक्सपेक्टेशन, वो हाई क्वालिटी कार कहलाएगी। तो पहली बात ये डेफिनेशन के मुताबिक ध्यान में रख लो, कल यहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह।